नमस्कार साथियों। फिर एक बार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान पे। ज्ञान गेट योर एम नाउ। मैं सुभाष फिर एक बार आपको नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप सब जानते ही हैं, हम लोग हमारे इस चैनल पे CCA रूल्स के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं, चर्चा होते रहती है, बातें होते रहती है। और जैसे कि अभी हमारी ये जो सीरीज चल रही है नेशनल पेंशन स्कीम पे, NPS पे, जो कि भारत सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2004 में हमारे लिए लागू की थी। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी तक के हमारे 2 वीडियो इसमें आ चुके हैं। आज का तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने साथियों को भी बताइए, ताकि हो सकता है आप जैसे, हम जैसे कई औरों का भी फायदा इसमें हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम जो होती है, ज्ञान तो सभी के पास है, पर हमारे यहाँ पे कहावत ये है कि जो अपने को पता है वो दूसरे को भी बताना चाहिए। तो हो सकता है आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से किसी और एक आधे साथी का भी फायदा हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आप ही का आशीर्वाद है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशंस। जो रेगुलेशंस के अंतर्गत जो एजेंसी है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो सबसे पहला, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। दूसरा, वो जो रिटर्न्स है वो प्रोवाइड करने की उसकी ताकत होनी चाहिए। तीसरा, वो जियोग्राफिकल रीच, मतलब वो सब लोग उस तक पहुंचने चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल दी अबव। और ये ऑप्शन है एज पर सेक्शन नंबर 26 ऑफ NPS स्कीम। ये जो जनरल फाइनेंशियल रूल जो होते हैं, GFR, उसमें ये NPS आता है, उसके 26 कलम के अंतर्गत। क्योंकि कुछ साथियों का ऐसा कहना था कि सर, अभी जो LDC की एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें उन्होंने सेक्शंस पे, कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है, इस पे पूछा था। तो अब इसके बाद के जो भी वीडियोज़ हैं उसमें मैं कोशिश करूँगा कि वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत ये भी बताऊँगा। तो ये जो हमारा पहला सवाल था, इसके इसका आंसर है ऑल द अबव, और ये है एज पर सेक्शन नंबर 26। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हु विल ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ पेंशन फंड। ये जो एक्टिविटी जो भी होती है पेंशन फंड से रिलेटेड, इसके लिए रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट कौन देता है? तो उसका सर्टिफिकेट देने का अधिकार दिया हुआ है PFRDA को, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, मैंने आपको बताया था। और यह अधिकार उनको मिला है सेक्शन 27(1) के अंतर्गत, 27(1) के अंतर्गत ये अधिकार PFRDA को मिला है। काय का? तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को इश्यू करने का। जो भी पेंशन फंड मेंटेन करते हैं उनको सर्टिफिकेट इश्यू करने का अधिकार PFRDA को दिया हुआ है। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द पेनाल्टी इम्पोज ऑफ एन इंटरमीडिएटरी फॉर कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ पेंशन फंड विदाउट ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर वो PFRDA से सर्टिफिकेट लिए बिना अगर किसी ने कोई एक्टिविटी पेंशन फंड से रिलेटेड की, तो उस पर कौन सी पेनाल्टी लगेगी? और ये पेनाल्टी PFRDA लगाएगा, तो पेनाल्टी क्या लगेगी? तो ये पेनाल्टी लगेगी 1,00,000 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच द फेल्यूर कंटिन्यूज, और 1 करोड़ रुपीज विच एवर इज लेस। मतलब 1,00,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उन पे पेनाल्टी लग सकती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ हो सकती है। तो जो भी पेनाल्टी कम होगी वो पेनाल्टी उन पे लगेगी, और ये होगा सेक्शन 28(1)A के अंतर्गत। ये ध्यान रखना है, जिनको सेक्शन से याद करने हैं वो कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, टू विच फंड आर द सम्स रियलाइज्ड बाय वे ऑफ पेनाल्टीज इम्पोज ऑन इंटरमीडिएट टू बी क्रेडिटेड। जो पेनाल्टी ली गई है वो कौन से फंड में क्रेडिट होगी? तो वो फंड में क्रेडिट होगी सब्सक्राइबर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, एज पर फंड सेक्शन 29 ऑफ PFRDA एक्ट 2013 के अंतर्गत। जो उन्होंने पेंशन फंड जो फंड सेक्शन बनाया है, उसके 29 सेक्शन के अंतर्गत जो भी पेनाल्टी जमा होती है, वो पेनाल्टीज सब्सक्राइबर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जाएगी, जो PFRDA का ही एक ब्रांच। हमारा अगला सवाल, हु विल अपॉइंट एन
एडजेक्टिंग ऑफिसर फॉर होल्डिंग एन इंक्वायरी। अगर कोई डिपार्टमेंट या कोई विभाग की इंक्वायरी अगर होती है तो वो इंक्वायरी करने के लिए जो ऑफिसर है, एडजुकेटिंग ऑफिसर, ये कौन अपॉइंट करता है? तो ये अपॉइंट करेगा कौन? नेचुरल है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एज पर सेक्शन 30A के तहत, 31 के तहत, 30 उसमें का सब क्लॉज है 1 उसके अंतर्गत। अगला सवाल, what is the punishment imposed in case a person fails to pay the penalty or fails to comply with direction issued by the member of this authority? अगर किसी पे पेनाल्टी लगी और वो पेनाल्टी नहीं भर पा रहा है तो उसको क्या पनिशमेंट हो सकती है? ऑप्शन ए, imprisonment for a term of up to 10 years, 10 साल की जेल हो सकती है, फाइन टू द ट्यून ऑफ 25 करोड़ रुपीज, उसको 25 करोड़ तक का फाइन भी हो सकता है उसकी इंस्टीट्यूट को वगैरह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी और बोथ एज पर सेक्शन 32(2). उस पर दोनों भी फाइन लगाए जा सकते, 10 साल की जेल भी हो सकती, 25 करोड़ तक का फाइन भी लग सकता, दोनों भी उस पर लगाए जा सकते हैं। क्योंकि पेंशन फंड से खिलवाड़ करना, कई इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, पैसे तो काट लेते, पीएफआरडीए की तरफ जमा नहीं करवाते, उसका नुकसान बाद में उनको भुगतना पड़ता है। हमारा अगला सवाल, द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम विच द फॉलोइंग टैक्सेस? पीएफआरडीए को निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स नहीं लगता? एग्जम्प्ट बोला है, ध्यान रखना है, उनको माफ कर दिया गया है, एग्जम्प्ट कर दिया गया है। तो उनको वेल्थ टैक्स भी नहीं लगता और इनकम टैक्स भी नहीं लगता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, उनको दोनों भी टैक्स से एग्जम्प्ट किया हुआ है एज पर सेक्शन 34 के तहत। 34 सेक्शन के तहत उनको वेल्थ टैक्स भी नहीं लगता और इनकम टैक्स भी नहीं लगता पीएफआरडीए को। हमारा अगला सवाल, एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर मेड बाय पीएफआरडीए और बाय एन एडजेक्टिंग ऑफिसर अंडर पीएफआरडीए एक्ट 2013 मे प्रीफर एन अपील बिफोर द। अगर किसी को पीएफआरडीए के खिलाफ अपील करनी है तो कहां कर सकता है? तो वो कर सकता है एसएटी के तरफ, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, और ये वो कर सकता है सेक्शन 36(1) के अंतर्गत। मतलब सिक्योरिटीज जो है, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने वो अपील कर सकता है, किसके खिलाफ? पीएफआरडीए या उसकी जो अथॉरिटीज है उनके खिलाफ। हमारा अगला सवाल, what is the time limit prescribed to prefer an appeal before the Securities Appellate Tribunal by a person agreed by an order made by PFRDA? PFRDA ने जो भी ऑर्डर दिया है उसको एक आधे व्यक्ति के खिलाफ जो ऑर्डर दिया है और सामने वाले को अपील करनी है, तो अपील करने के लिए जो टाइम लिमिट है वो कितनी है? तो वो अपील के जो टाइम लिमिट है वो है 45 डेज। कहां से? 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। जिस दिन उसको ऑर्डर मिला वहां से 45 दिनों तक वो ट्रिब्यूनल के सामने अपील कर सकता है, और ये कर सकता है 36(2) के अंतर्गत, सेक्शन 36(2). आज का हमारा आखिरी सवाल, एनी पर्सन एग्रीड बाय एन एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट मे फाइल एन अपील टू द। अगर ट्रिब्यूनल के भी सामने उसने अपील की और उसका भी वहां पे कोई फायदा नहीं हुआ, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में वो कहां अपील कर सकता है? तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो उस सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार उसको दिया गया है। अगर पीएफआरडीए और पीएफआरडीए के बाद में अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनके सामने भी उसने अपनी अपील रखी और उसको न्याय नहीं मिला, उसको लगा कि उसको न्याय नहीं मिला है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और ये जा सकता है वो एज पर सेक्शन 38 के अंतर्गत, वो इस सेक्शन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अपील कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे बाकी वीडियोस की लिंक भी आज के कमेंट में आपको मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आपके जो भी सुझाव हैं आप मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप में से कोई साथी मुझे शेयर चैट करना चाहता है, स्टिकर शेयर करना चाहता है,
तो ज़रूर कर सकता है। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब करना, एक फॉलो करना मेरे यशों का हौसला बढ़ाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ दोस्तों, जो आपको बाजू में एक बेल आइकॉन दिखता है उसको प्रेस करिए। अगर आपने ये बेल आइकॉन प्रेस कर दिया तो मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाया करेगी, जिससे आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन मंगलमय हो।